तो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कक्षा 10 के साइंस के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपको बोर्ड में कम से कम 2 से 3 नंबर देता है और सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से है संक्षारण और विकृत गंधिता और रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करना और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह परिवर्तन जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसमें एक होता है अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट। रिएक्टेंट 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 मतलब अभिकारक। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया, जैसे दो पदार्थ होंगे, जैसे वो जब भाग लेते हैं तो जो एक हमें उत्पाद प्राप्त होता है तो उस उत्पाद को ही हम कहते हैं प्रोडक्ट। मतलब ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। एक हो गया आपका अभिकारक, एक हो गया आपका उत्पाद। मतलब उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट। अब आपका अगला टॉपिक है उदाहरण। इसके कुछ हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे भोजन का पाचन। जब भोजन का पाचन होता है और ग्लूकोज में टूटता है और श्वसन हुआ है, आपका ऑक्सीजन मिलता है। लोहे पर जंग लगना, यहाँ पर हाफ F2O3 प्राप्त होता है। भूरे कलर का एक अवक्षेप मिलता है जिसे हम लोहे पर जंग लगाना कहते हैं। मैग्नीशियम फीते का जलना, या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं। दही का बनना, ये सब ये रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। पहला प्रेक्षण क्या है? अवस्था में परिवर्तन हो, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कब होगा। ये 4 अवस्थाओं में होगा। 4 अवस्थाओं में हम करा सकते हैं। पहला अवस्था में परिवर्तन करके, रंग में परिवर्तन करके, यहाँ पर तापमान में भी परिवर्तन करके, और गैस का उत्सर्जन करके। मतलब गैस का उत्सर्जन कराकर रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं, तापमान में परिवर्तन कराकर कर सकते हैं, रंग में परिवर्तन कराकर कर सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन कराकर कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दर्शाया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दर्शाया जाता है, पहले यहाँ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें कैसे कहा है, देखिए। शब्द समीकरण इसका क्या है? जब जिंक का, मतलब Zn का सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का हम क्रिया कराते हैं तो हमें पहले क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आपका जो ये जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है ये आपके LHS में, मतलब अभिकारक में आता है, और आपका जो ये जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है ये आपका उत्पाद में आता है। और ये आपका शाब्दिक समीकरण है और ये आपका रासायनिक समीकरण है। तो बोर्ड में ऐसा भी कई बार आया है कि ये
18 के पहले की मतलब सब समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलिए, और ये आपको 2 नंबर देता था। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये कोई कठिन टॉपिक नहीं है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, ऐसे पढ़ देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक या अभिकारक, उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे इसका कहने का मतलब है जो रासायनिक अभिक्रिया में जो परिस्थितियां होंगी, ये जो आपका गिब्स होता है, गिब्स के ऊपर टेम्परेचर दर्शाया जाता है, जो उसका कितने एटीएम का प्रेशर लगाया गया, जो कैटालिसिस जैसे जिंक या मोलिब्डेनम जो होते हैं वो सब इससे ऊपर लिख दिया जाता है तीर के ऊपर। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इससे पहले हमें सब संतुलित करने वाले चीज से पहले हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानना पड़ेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक का परमाणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। मतलब जितना भार इधर होगा द्रव्यमान होगा उतना उधर भी होगा। LHS और RHS में द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। अब संतुलित करने का जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, वैसे तो कई मेथड है लेकिन 10th में आपका हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। 11th में दूसरा मेथड है, आयनीकरण विधि से भी होता है। तो स्टेप 1, रासायनिक समीकरण लिखेंगे। पहले प्रत्येक का सूत्र चारों में बॉक्स बना लीजिए। जैसे यहाँ Fe प्लस H2O है प्लस गिब्स दिया है Fe2O3 प्लस H2। अब संतुलित करने से पहले अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। अब जितने मतलब जो आपके तत्व हैं उनको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर Fe है, Fe कितना है? 1 इधर LHS में, और इधर कितना है? उधर कितना है? 3। इधर H2 कितना है? 2। इधर H2 कितना है? 2। इधर O कितना है? इधर O है 1, इधर 1 O है, और इधर कितना O है? 4 O है। अब देखिए, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। मतलब Fe यहाँ 4 से गुणा कर दिया है, तो देखिए यहाँ 8 H2 हो गया। यहाँ 4 2 हैं 8 H2 और 4 ये हो गया, तो आपका ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब सभी तत्वों को एक चीज़ यहाँ यहाँ Fe4 रहेगा, यहाँ ये 3 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, तो सही होगा। सभी तत्वों को परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब यहाँ 3 Fe2 है प्लस 4 H2O है, Fe3O4 है, 4 H2O है। मतलब अब देखिए यहाँ से तो गुणा करके बैलेंस करना, ये आपको मैं एक इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ 4-5 इक्वेशन बैलेंस करना और अच्छे से बताऊंगा। मतलब आप सिर्फ इसका एक ऊपरी बात जान लीजिए। देखिए यहाँ पर 3F2, देखिए 3Fe बराबर हो गया 4 2 8, 8 बराबर है और 4 ऑक्सीजन बराबर है 4 2 8 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। इस प्रकार क्या हो गया आपका ये आपका बैलेंस हो गया। अब कुछ से कहीं से S लिखा रहता है ब्रैकेट में, तो उसका मतलब क्या हो गया? सॉलिड। और कहीं ऐसे L लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एक्वस। अरे इसका मतलब हो गया गैसीय, ठीक, द्रव गैसीय अवस्था। नहीं, इसका मतलब हो गया द्रव, लिक्विड हो गया। और कहीं G लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होगा? गैसियस स्टेट। और कहीं AQ लिखा रहता है मतलब एक्वस बिलियन, ठीक, मतलब जलीय सॉल्यूशन, एक्वस। इसने यहाँ पर दिया, देखिए।
अब हमारा टॉपिक है अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया जो है कितनी प्रकार की होती हैं, इसमें में से आपका वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योजन अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया है। पहला इसमें देखिए जो क्या है, इसमें पहला आपका है संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होते हैं, देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसमें क्या, एक सिंगल उत्पाद जो इसका होगा वो एक ही होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही होगा, इसका प्रोडक्ट एक ही होगा। और इधर क्या होंगे, गिब्स से पहले दो अभिकारक मिलेंगे, A प्लस बी गिब्स C, मतलब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो वह अभिक्रिया आपका संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कहलाती है। जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन, देखिए यहाँ पर कोयले का दहन किया है, मतलब कार्बन O2 गिव्स CO2। देखिए पूछा जाता है क्या होता है जब हम लोग कोयले को ऑक्सीजन के साथ या कोक का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये से सवाल आते हैं। जल का निर्माण क्या होता है जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, H2O। ठीक, इसे यहाँ देखिए बैलेंस है इक्वेशन, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। जाइए देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O, H2O प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन और यहाँ दो हाइड्रोजन बराबर, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग नहीं है तो यहाँ पर हम दो से गुणा कर देंगे और दो से यहाँ, देखिए यहाँ जैसे किया है आपका ये बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। अब आगे चलते देखिए सब इंपॉर्टेंट से आते हैं। एक नंबर में क्या होता है जब बिना बुझा हुआ चूने को हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूने का सूत्र वो विकल्पीय मात्रा है, क्या होता है, तो इसका CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और ये कैल्शियम ऑक्साइड किसका है, बिना बुझा चूने का, ये सब याद कर लीजिए। अब देखिए अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ, मतलब जब अभिक्रिया होती है तो उसमें एक हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा का भी, मतलब ऊष्मा भी बाहर निकलती है, मतलब उत्सर्जन मतलब बाहर निकलती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, प्राकृतिक गैस मतलब मीथेन का जब हम दहन करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या होता है जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं, तो मीथेन CH4 का ऑक्सीजन के साथ गैसियस स्टेट में जब हम दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O गैस के रूप में और ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। दूसरा श्वसन, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इससे पूछता है कि निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो श्वसन। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 का जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा निकलती है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। इसमें क्या होता है, दो या दो से नहीं, एक अभिकारक, जैसे एक कोई मतलब वो रहता है, एक कोई रिएक्टेंट रहता है, अभिकारक जो रहता है वो टूट कर, किसी परिस्थिति में टूट कर वो दो मतलब दो उत्पाद बनाता है। ठीक, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका देखिए कई प्रकार के होते हैं। ऊष्मीय वियोजन, जहाँ मतलब ऊष्मा के उपस्थिति में वियोजन किया जाता है, जैसे चूना पत्थर को ऊष्मा की उपस्थिति में किया गया, तो देखिए बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। और हरे रंग के फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा के रूप में गर्म करते हैं
तो हमारा फेरिक ऑक्साइड भूरा लाल रंग का प्राप्त होता है, सल्फर प्राप्त होता है, SO2 प्राप्त होता है और SO3 प्राप्त होता है। ऐसे विद्युत धारा की उपस्थिति में वियोजन करेंगे तो वहाँ पर विद्युत वियोजन होता है। और देखिए जब प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन करेंगे तो वहाँ प्रकाशीय वियोजन होगा। जैसे क्या हो, ये इम्पोर्टेंट है, इसे जान लीजिए आप। क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस प्राप्त होता है और यह धूसर रंग में बदल जाता है। इसका उपयोग श्वेत, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किस में किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, इम्पॉर्टेंट है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या, देखिए जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब ये जो दो अभिक्रियाएं हैं, जो तीनों हैं, वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होंगी। मतलब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं? अरे हाँ, वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के अंतर्गत ज़्यादा आती है। अब विस्थापन हम पढ़ेंगे। ये आपका आधारित है सक्रियता श्रेणी पर। किस पर? सक्रियता श्रेणी। जिसे नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ देखिए फी जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। मतलब कॉपर सल्फेट एक्वस का जो विलयन है वह FeSO4, मतलब यहाँ से इसको विस्थापित करके और यहाँ पर कॉपर प्राप्त कर लिया। मतलब पहली इस कॉपर की शादी SO4 से हुई थी, फिर बाद में क्या हुआ, ये अधिक क्रियाशील तत्व था, ये इसके साथ शादी करके FeSO4 बना लिया और कॉपर को भगा दिया। सॉरी, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, माफ़ करिएगा। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि लोहे की कील पर अगर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है तो CuSO4 के नीले रंग का विलयन का हरा रंग का FeSO4 के निर्माण करेगा, मतलब फेरस सल्फेट। मतलब जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है और वह ZnSO4 बनाकर कॉपर को बाहर निकाल देगा। ये आपका हो गया विस्थापन। अब द्विविस्थापन में क्या होता है, सेम उसी तरह है, जो इसको समझ गया वो इसको भी समझ जाएगा। इनमें क्या होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों का जो है लेन देन होता है, मतलब आदान प्रदान होता है, उससे क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट, ठीक, Na2SO4 प्लस बेरियम, गलत लिखा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव्स BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड देखें यहाँ पर जो आपका बेरियम सल्फेट के सफ़ेद विलयन में अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था। यहाँ पर जो सोडियम था उसने क्या किया, Cl2 को, मतलब बेरियम को विस्थापित कर दिया और सोडियम क्लोराइड बना लिया। और जो बेरियम था वह Na2 के साथ अपना मित्रता करके बेरियम सल्फेट बना लिया, ठीक। और यहाँ जो बेरियम सल्फेट है वो सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण करता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला टॉपिक है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। देखिए जब किसी पदार्थ में, आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे जब किसी पदार्थ में
ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, वहाँ आपका क्या होगा, उपचयन। क्या होगा, उपचयन। अगर H2 कम होगा तब भी क्या हो गया, उपचयन। अगर और अगर किसी अभिक्रिया में दोनों होता है तो वहाँ आपका हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बात आप समझ लीजिए। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी तो उपचयन, अगर तो वह उपचयन होगा। और इसी के ठीक विपरीत क्या है, अगर ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हुई तो आपका अपचयन। और जिन अभिक्रियाओं में दोनों होगा, कमी या वृद्धि दोनों होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, वह आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ C+O2 गिव्स CO2, यहाँ देखिए ये आपका यहाँ पर अपचयन हो रहा है। देखिए कार्बन O2 बराबर है तब भी आपका अपचयन निकाल आता है। इसी प्रकार आपके बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं, अभी आपको मैंने अपचयन के बारे में बताया, जहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वहाँ आपका अपचयन होता है। कोई कठिन टॉपिक नहीं है, आसान सर। जहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं होंगी वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल पूछता है, इस अभिक्रिया में कॉपर, देखिए यहाँ देखिए कॉपर वाला जो एग्जाम्पल है, देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड का ये आता है। क्या होता है, जब क्यूप्रस ऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस के साथ उष्मा की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो क्रिया कराते हैं तो हमारा कॉपर और H2O बाहर निकलता है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मतलब हाइड्रो, यहाँ पर क्या होता है, कॉपर के पास पहले एक ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास नहीं है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन के पास देखिए ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी, इसीलिए इसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए संक्षारण, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MBVIP मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब कोई धातु नमी, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसका जो ऊपरी परत है वो कमजोर होकर संक्षारित हो जाता है। इस 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 संक्षारित हो जाता है और इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना क्या है, संक्षारण है। चांदी के ऊपर भी जंग लगता है, काली से परत बन जाती है, और तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है। इससे हम मतलब दूर कैसे किया जाता है, यशद लेपन से, विद्युत लेपन से, पेंट करके, संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। इसका जो है विस्तृत जो है वो 11th-12th में है, कैसे मतलब दूर किया जाता है। और देखिए विकृत गंधिता क्या है, वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाते हैं, जिनसे उनके स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिनसे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कोई वसा हो, जैसे आपका देखिए ये टेढ़े मेढ़े आता है तो वो पैकेट में बंद रहता है, तब इसका मतलब वो वायु के संपर्क में नहीं, अगर वह वायु के संपर्क में आ गया तो वो खराब हो जाएगा और उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा, तो विकृत गंधिता कहलाएगा। मतलब जैसे भी आप किसी वस्तु को आप क्या करिए, नमकीन ले लीजिए और उसे खुला रख दीजिए कहीं पर भी, तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसे रोकेंगे कैसे, पहला, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग जो बिंगु टेढ़े मेढ़े में किया जाता है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर शीतलन द्वारा ठंडी जगह फ्रिज में मतलब रख दो। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, ये बिंगु टेढ़े मेढ़े में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा जो है ये पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अब
अब हम अगले चैप्टर में जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सप्रेस मैथ नाम का हमारा चैनल है। मैथ निखिल पढ़ाएंगे सब कुछ, और आपको अभी रासायनिक अपक्रिया बैलेंस करना ढंग से नहीं आया होगा, उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे और कल परसों में डाल सकते हैं इस वीडियो को। तो 30 मिनट में आपका एक चैप्टर ख़त्म हुआ है। ये चैप्टर आपको 4 से 5 मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।